चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। कैसे एक छोटा सा द्वीप एक पूरे उपमहाद्वीप का आईना बन गया। मॉरिशस को लोग कहते हैं हिंद महासागर का मोती। सोचिए, एक ऐसा द्वीप देश जहां आप कहीं भी हों, समंदर आपसे कभी भी 15 मील से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन इसकी खूबसूरती सिर्फ समंदर के किनारों तक ही नहीं है। इसकी असली कहानी तो उन लोगों की है जो यहाँ बसते हैं। और ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। यहाँ की लगभग 67% आबादी, जी हाँ 67%, उनके पूर्वज भारत से थे। और इसी भारतीय मूल की आबादी में पूरे द्वीप की आधी से भी ज्यादा आबादी हिंदू है। ये बात यहाँ की संस्कृति को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अब ये जो भारत से जुड़ाव है ना, ये सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, ये तो वहाँ की गलियों और सड़कों के नाम पर लिखा हुआ है। सोच कर देखिए, आप राजधानी पोर्ट लुइस में घूम रहे हैं और आपको कोलकाता, मद्रास, हैदराबाद और मुंबई नाम की सड़कें मिल जाएं। इतना ही नहीं, वहां काशी नाम का एक पूरा मोहल्ला है और बनारस गोकुल जैसे नाम वाले कस्बे और गांव भी हैं। लगता है जैसे आप भारत में ही कहीं घूम रहे हों। सड़कों के नाम के बाद अब आते हैं भाषा पर। देखते हैं कि ये जुड़ाव लोगों की बोलचाल में कैसे दिखाई देता है। ये भी बड़ा अनोखा संगम है। ये बहुत मजेदार है। देखिए, ऑफिशियल भाषा तो इंग्लिश है, कल्चर और सोसाइटी में फ्रेंच का दबदबा है। आम बोलचाल में लोग क्रियोल बोलते हैं और क्रियोल के बाद सबसे ज्यादा बोली जाती है भोजपुरी। अब क्रियोल को समझना है तो ऐसे समझिए, जैसे भोजपुरी और हिंदी का रिश्ता है ना, मिलती जुलती हैं पर अलग हैं। ठीक वैसा ही रिश्ता क्रियोल और फ्रेंच का है। जड़ें एक हैं लेकिन अंदाज बिल्कुल लोकल है। और यहाँ की भोजपुरी भी एकदम यूनिक है। उसमें आपको ढेर सारे फ्रेंच शब्द मिलेंगे। मतलब सोचिए, भोजपुरी में फ्रेंच नाउन। ये दिखाता है कि कैसे संस्कृतियां एक दूसरे में घुल मिल जाती है। तो सवाल उठता है कि भारत से इस गहरे कनेक्शन ने मॉरिशस को एक देश के तौर पर कैसे बनाया। इसका जवाब है मॉरिशस की अर्थव्यवस्था की रीढ़, जो कि है चीनी। गन्ने की खेती और चीनी का उत्पादन, ये पूरी इंडस्ट्री भारतीय मजदूरों की मेहनत पर ही खड़ी हुई है। एक जगह कहा भी गया है कि मॉरिशस की असली ताकत भारतीय लोग हैं। ये बात उनकी अहमियत को साफ साफ बयां करती है। लेकिन ये सिर्फ आर्थिक योगदान की कहानी नहीं है, ये अपनी संस्कृति को बचाने की भी कहानी है। उन पर ईसाई धर्म अपनाने का बहुत दबाव था। कई मुश्किलें सही, कई लालच ठुकराए, लेकिन वो अपने धर्म और अपनी संस्कृति पर टिके रहे। और इसी वजह से उन्होंने उस द्वीप को एक छोटे हिंदुस्तान में बदल दिया। और उनकी ये बचाई हुई संस्कृति सबसे खूबसूरत तरीके से दिखती है उनके सबसे बड़े धार्मिक त्योहार शिवरात्रि में। इस पूरे त्योहार का जो केंद्र है वो है एक पवित्र झील जिसका नाम है परी तालाब। शिवरात्रि पर क्या होता है? एक बहुत बड़ी तीर्थ यात्रा निकलती है। भक्त सफेद कपड़े पहनते हैं, कंधे पर कांवर उठाते हैं और फिर जुलूस की शक्ल में पैदल परी तालाब तक जाते हैं। वहां से पवित्र जल लेकर वापस अपने पास के शिव मंदिर आते हैं और जल चढ़ाते हैं। ये परंपरा बिल्कुल वैसी है जैसी हम भारत में देखते हैं। और वो जो नज़ारा होता है कमाल का होता है। पुरुष सफ़ेद धोती कमीज में और बच्चे हों या बड़े, सब के सब सफ़ेद गांधी टोपी पहने हुए हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक जुलूस नहीं रहता, बल्कि एकता का एक ऐसा प्रतीक बन जाता है जिसे देखने के लिए दूसरे धर्मों के लोग भी आते हैं। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या ऐसा होता है कि हम अपनी संस्कृति की असली कीमत तभी समझ पाते हैं जब उसे मीलों दूर किसी दूसरे देश में इतनी खूबसूरती से फलते फूलते देखते हैं? सोचने वाली बात है।